नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की पहली मिसाइल ट्रैकिंग शिप को लेके है। आप सबको पता होगा कि भारत की तरफ से अपनी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप को डेवलप किया जा रहा था, जिसको डीआरडीओ और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया था और इसको अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा बनाया जा रहा था। इस शिप की डिस्प्लेसमेंट लगभग 10,000 टन के आसपास है और इसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए पावरफुल एएसआर रडार्स और पावरफुल सेंसर्स को इंस्टॉल किया गया था, जो कि भारत की स्पाई सैटेलाइट के साथ इंटरलिंक रहने वाला है, जिस वजह से आगे चल के इंडियन ओशन रीजन में या किसी भी रीजन में होने वाली थोड़ी सी भी हलचल के बारे में हमको खबर दे सकता है। इसे मेनली भारत अपनी मिसाइल ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है और ये सीधे तौर पर हमारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंटली ऑपरेट किया जाने वाला है, या फिर एक तरीके से हम इसको एक ईयरली वार्निंग सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जब भी भारत के ऊपर कोई हमारा दुश्मन देश मिसाइल को फायर करेगा तो काफ़ी दूरी से हमको मिसाइल के लॉन्च होने के बारे में खबर चल जाएगी और साथ ही हम इसको ट्रैक भी कर पाएंगे, जिस वजह से हमारी जो इंटरसेप्टर मिसाइल रहेंगे उनको वहां तक पहुंचने के लिए प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सकेगा और हम एक्यूरेटली दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल तक हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल को गाइड कर पाएंगे। अब पहले इसका कोई भी फॉर्मल नाम रखा नहीं गया था, लेकिन अभी ऑफिशियली इसको आईएनएस ध्रुव का नाम दिया गया है, जिसको हम लोग इंडियन ओशन रीजन के साथ साथ साउथ चाइना सी और यहाँ तक कि गल्फ ऑफ एडन तक की कंप्लीट एरिया को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी सिर्फ होने वाला है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के पास न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद है। और पाकिस्तान की बात अगर जाने भी देते हैं, लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास काफ़ी खतरनाक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल मौजूद है और ये काफ़ी दूरी तक भी स्ट्राइक कर सकते हैं, जिस वजह से अगर हम नॉर्मल ट्रैकिंग रडार्स की बात करें तो ये मैक्सिमम 1000 से लेके 1500 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन चाइना अपनी मिसाइल्स को 5000 किलोमीटर की दूरी से भी फायर कर सकता है, जिस वजह से ऐसे मिसाइल को ट्रैक करने के लिए मिसाइल ट्रैकिंग शिप हमको काफ़ी मदद करने वाला और ये काफ़ी पहले से ही किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च होने के बारे में हमको खबर देने वाला है, जिस वजह से उस मिसाइल को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन टाइम होगा वो थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है और इस वजह से मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की जो चांस रहने वाली है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होने वाली है। इसे ऑफिशियली 10 सितंबर को नेवी में शामिल करने का प्लान बनाया गया है और इसे इस बार हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के द्वारा नेवी में कमीशन करने का फैसला किया गया है और आगे चल के इसमें इंडियन नेवी के साथ साथ हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के भी ऑफिसर मौजूद रहने वाले हैं। ये वेसल इंडियन नेवी में शामिल होने के बाद भारत, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना के बाद छठा देश होने वाले जिसके पास डेडिकेटेड मिसाइल ट्रैकिंग शिप मौजूद रहने वाली है। इसके अलावा इस शिप को लेकर एक और खास बात ये भी है कि ये सिर्फ मिसाइल ट्रैकिंग के अलावा सी बेड्स को भी मैप कर सकता है, जो कि दुश्मन की सबमरीन्स या अंडर वाटर ड्रोन्स का पता लगाने में हमको आगे चल के काफ़ी मदद करने वाला है। अगला अपडेट है कि एयर लॉन्च्ड एरियल व्हीकल को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अभी एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिसके अंदर भारत और यूएस अभी एक एयर लॉन्च्ड एरियल व्हीकल को डेवलप करने वाले हैं। इस एग्रीमेंट को डिफेंस मिनिस्ट्री और यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच साइन किया गया है, या फिर यूं कहें कि डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव के अंदर इस डील को भारत और यूएस के बीच साइन किया गया है। ओरिजिनली इस एग्रीमेंट को 2006 में साइन किया गया था और फिर इसको 2015 में एक बार रिन्यू भी किया गया था और इसके अंदर भारत और यूएस आगे चल के फ्यूचरिस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट को जॉइंटली डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के टर्म ऐड किए गए थे। हालांकि इसके अंदर अभी तो कोई बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया गया था, पर अभी भारत और यूएस के बीच एक एयर लॉन्च्ड एरियल व्हीकल को डेवलप करने का प्लान बनाया गया है। इसके अंदर भारत और यूएस लैंड, नेवल और एयर प्लेटफॉर्म के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की टेक्नोलॉजी को भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या जॉइंटली उसको बना सकते हैं और इसके लिए दोनों देशों की तरफ से अभी एक सेपरेट टीम को भी बनाने का प्लान किया गया है, जिसका नाम जॉइंट वर्किंग ग्रुप रखा जाएगा और ये यूएस और भारत के बीच होने वाली कोई भी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं। अभी ये जो एयर लॉन्च ड्रोन को डेवलप करने का प्लान बनाया गया है, इसमें मेनली इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ और एयरफोर्स रिसर्च लैब इन्वॉल्व होने वाली है, जो कि इस एयर लॉन्च ड्रोन के डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, एवोल्यूशन और प्रोटोटाइप को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए जिम्मेदार होने वाले हैं। साथ ही एडी और एफआरआई के साथ इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स सभी इस पूरे प्रोग्राम को देखरेख करने वाले हैं, जो कि इनको मॉनिटर करने वाले नोडल एजेंसी भी होने वाली है।
अब जिस तरीके से HAL की कैट सेंटर सिस्टम थे या ड्रोन्स थे, ये भी लगभग सेम कैटेगरी के ड्रोन हो सकते हैं या साइज में थोड़े बड़े साइज के ड्रोन हो सकते हैं, जिस वजह से इनको बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है और मिशन करने के बाद या तो इनको पैराशूट की मदद से नॉर्मल ड्रोन की तरह लैंड कर दिया जाएगा या फिर इसको वापस मदरशिप में लैंड करा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इनकी कॉन्सेप्ट अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन US पहले भी इस तरीके के ड्रोन को टेस्टिंग कर चुका है और हो सकता है वो आगे चल के भारत के साथ मिलकर भी वैसे ही कुछ ड्रोन को डेवलप करने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से 6 मार्च 2020 में इंडियन आर्मी की तरफ से लॉटरिंग मुनिशन या एक तरीके के सुइसाइड ड्रोन को एक्वायर करने के लिए एक RFI को इशू किया गया था, जिनको मेनली इंडियन आर्मी अपनी फ्रंटलाइन इन्फेंट्री यूनिट को इक्विप करने वाली थी और ऐसे लगभग 100 के आसपास सिस्टम को इनिशियली खरीदने का प्लान किया गया था। नॉर्मली इसके अंदर इजरायली स्काई स्ट्राइकर सिस्टम को खरीदने का प्लान किया गया था। अब हालांकि इनको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर खरीदने का प्लान किया गया था और डील फाइनल होने के 18 महीने के अंदर इन सिस्टम को आर्मी को डिलीवर करने का कंडीशन रखा गया था, लेकिन इनको सीधे तौर पर इंपोर्ट करने का प्लान नहीं किया गया था। बदले में इनको अल्फा एल्सेक नाम की एक कंपनी, जो कि अल्फा डिजाइन और एल्विड सिस्टम के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी था, उसके द्वारा बनाने का प्लान किया गया था। अब इनको बेंगलोर में ही बनाया जाने वाला है और इसके लिए एल्विड सिस्टम की तरफ से अपनी स्काई स्ट्राइकर UAV की टेक्नोलॉजी को अल्फा डिजाइन के साथ शेयर करने का फैसला किया गया है। साथ ही आगे चल के अल्फा एल्सेक की तरफ से बाकी सभी इजरायली ओरिजिन स्मॉल ड्रोन को भी भारत में बनाने की कोशिश किया जा रहा है और उनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उन्हीं में ही आगे चल के वो इजरायली ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इजरायली ओरिजिन हैरो ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी पहले से इंडियन एयरफोर्स में शामिल है और इनको आगे चल के फिर से ऑर्डर किया जा सकता है। अब स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की बात करें तो ये एक फुल्ली ऑटोनोमस लॉटरिंग मुनिशन होने वाला है, जो कि स्टेल्थीली अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये साइज में काफ़ी छोटा है, जिस वजह से ये आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है और किसी भी लो अल्टीट्यूड सरप्राइज अटैक करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम होने वाली है। इसमें एक 5 kg तक की वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको ड्रोन की बेली सेक्शन में माउंट किया जाता है और ये बहुत ही हाई प्रिसिशन के साथ अपनी पेलोड को डिलीवर कर सकता है। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से इन सिस्टम को अपनी फ्रंटलाइन यूनिट के साथ इक्विप करने का प्लान किया जा रहा था और स्पेशली इनको लद्दाख में चाइनीज ट्रूप्स के ऊपर सरप्राइज अटैक करने के लिए भारत चाहे तो आगे चल के इस्तेमाल करने वाला और ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की VMP-2 व्हीकल को लेके है। आप सबको पता होगा पिछले महीने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी की VMP-2 व्हीकल को अपग्रेड करने के लिए एक RFI को इशू किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी की लगभग 811 VMP-2 व्हीकल को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था। इसी बीच इसमें रशियन मीडिया की तरफ से बताया गया था कि जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो रशिया को मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले तो रशिया की तरफ से अपने अपग्रेड पैकेज को भारत को ऑफर करने वाला है, जिसको टेस्ट करने के बाद भारत की तरफ से सभी VMP-2 व्हीकल को अपग्रेड करने की कॉन्ट्रैक्ट को रशिया को दिया जाने वाला है। लेकिन अभी कुछ इजरायली मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि भारत की VMP-2 अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर अभी काफी सारे इजरायली कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि VMP-2 व्हीकल की आर्मर, एर्गोनॉमिक्स, वेपन्स और फायर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भारत को अपनी अपग्रेड पैकेज को ऑफर कर रहे हैं। मेनली भारत अभी अपनी VMP-2 व्हीकल को नाइट फाइटिंग के लिए कैपेबल करना चाहता है, जिस वजह से इसमें अभी एक बेहतर 3rd जनरेशन की नाइट विजन सिस्टम, 3rd जनरेशन की पैनोरामिक कमांडर साइट, मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम और एक पावरफुल इंजन को भी इंस्टॉल करने का फैसला किया गया है। क्योंकि चाइना के साथ फेसअप होने के बाद भारत ये बात अच्छी तरीके से जान चुका है कि आगे चल के अगर भारत और चाइना के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो लद्दाख जैसे रीजन में ही होने वाली है। तो ऐसे एरिया में ऑपरेट करने के लिए हमारी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में ताकतवर इंजन होना काफ़ी ज़रूरी है, जिस वजह से अभी VMP-2 व्हीकल के इंजन को भी अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। अभी भारत के पास लगभग 1600 के आसपास VMP-2 व्हीकल मौजूद है, जिसमें से पहले बैच में अभी 811 VMP-2 व्हीकल को अपग्रेड करने का फैसला किया गया, जिसके बाद बाकी बचे व्हीकल्स को भी अपग्रेड करने के बारे में विचार किया जा सकता है। और इसमें से काफ़ी सारे पुराने व्हीकल भी होंगे जिनको मेनली रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन जिन व्हीकल में सर्विस लाइफ बचा हुआ होगा तो उनको आगे चल के फिर से अपग्रेड किया जा सकता है। और इजरायली मीडिया के मुताबिक अभी इजराइल की तरफ से अब इन सभी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच कल इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की तरफ से भी लद्दाख में एक बहुत ही इंटेंसिव फायर ड्रिल को या एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। आप सबको याद होगा जब
जब चाइना के साथ लद्दाख में फेस ऑफ हुआ था तभी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प को सीधे तौर पर चाइनीज टैंक्स का सामना करने के लिए वहां पर डिप्लॉय किया गया था और इसमें T-90, T-72 और BMP-2 व्हीकल भी शामिल थे और इन सभी को अभी लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई में डिप्लॉय करके रखा गया था और जो लाइव एक्सरसाइज भी किया गया था उसको भी लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई में किया गया था, जिससे फ्यूचर में होने वाली किसी भी बैटल में या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हम खुद की प्रिपेयर्डनेस को चेक कर सकते हैं या फिर रिस्पॉन्स टाइम को भी चेक कर सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी LOC के करीब मौजूद अपनी 2 मेजर एयरबेस को फिर से एक्टिवेट किया जा चुका है, जिसमें से एक एयरबेस पाकिस्तान की कोटली में और दूसरी रवालकोट में मौजूद है और ये LOC के काफी करीब आते हैं और हमारी श्रीनगर एयरबेस से इनकी डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर से भी कम होने वाली है। इनमें से कोटली एयरबेस की बात करें तो ये पाकिस्तान की 3 POK ब्रिगेड के अंदर आता है और अभी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 100 के आसपास एयर डिफेंस यूनिट को भी तैनात किया गया है, जबकि रवालकोट 2 POK ब्रिगेड के अंदर आता है। लेकिन ये एयरबेस पिछले 4 साल से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों एयरबेस को दोबारा एक्टिवेट करने का प्लान किया जा रहा है। मे भी इसको पाकिस्तान बालाकोट जैसे ऑपरेशन को रोकने के लिए एक्टिवेट कर रहा है और अभी स्मॉल नंबर में यहाँ पे F-16 को और JF-17 को दोनों एयरफील्ड में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा अभी पाकिस्तान यहाँ पर अपनी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को भी तैनात करने वाला है और साथ ही पाकिस्तान अभी बलूचिस्तान रीजन में अपनी एक बहुत बड़ी एयरबेस को बनाने की कोशिश कर रहा है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की एयरबेस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी तेजी आता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।